बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। आपके पुरजोर इसरार पर आज जिस सहाफ़ी का इंतखाब मैंने किया है, उनकी तमाम जिंदगी इंकशाफात से और पेशन गोइयों से भरपूर रही है। आप अपने काम में इतने माहिर हैं कि जो पेशन गोई आप दिन में कर दें वो दोपहर में ही गलत साबित हो जाती है। आपकी नहुसत का ये आलम है कि अगर सुबह हो रही हो और ये मौसूफ कह दें कि सुबह हो रही है तो उसी टाइम चांद निकल आता है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूं हामिद मीर की। हामिद मीर जैसा घटिया और बदबूदार शख्स जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में बेख्तियार गालियां आती हैं। ये मैं मुबालगा राय से काम नहीं ले रहा। इसका 2 दिन पहले का अगर प्रोग्राम देखें जो इसने राना सनाउल्लाह के साथ रिकॉर्ड किया है, राना सनाउल्लाह ने उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गंदी और घटिया गालियां निकाली हैं। राना सनाउल्लाह किस गटर की पैदावार है ये पूरा पाकिस्तान जानता है, मगर इस बेगैरत शख्स हामिद मीर ने उसको अपने प्रोग्राम में बिठाकर इमरान खान साहब को गालियां निकलवाई हैं। इसलिए मेरे से जितनी ज्यादा बुरी बातें हो सकी उसकी तवक्को रखिए और मैं इसकी बहुत सुथरी और करारी करने वाला हूं। आज मैं आपको सबूतों और शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करूंगा कि पाकिस्तानी सहावत का लंगड़ा मच्छर हामिद मीर अपना थूका चाटने का माहिर है। आज जिनका ये हमनवा है, कल को ये उन्हीं का दुश्मन होगा, और जिनका ये दुश्मन होगा उन्हीं का ये हमनवा बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं कि आज जरदारी और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा हिमायती हामिद मीर है। मैं आपको सुनवाता हूं कि हामिद मीर के साथ सबसे पहले ज्यादती करने वाले अफराद, ज्यादती मतलब नौकरी से इसको निकलवाया, 2 बार जिन शख्सियात ने हामिद मीर को नौकरी से निकलवाया वो थी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ। 94 में आसिफ जरदारी पर जब सबमरीन केस बना किकबैक्स का, जिसमें एडमिरल मंसूरुल हक को सजा भी हुई, उसका इंकशाफ सबसे पहले हामिद मीर ने किया था। बतौर सजा आसिफ जरदारी ने हामिद मीर को इसकी नौकरी से निकलवा दिया। उस वक्त इतना बड़ा वो डॉन नहीं था, वरना शायद हामिद मीर का अंजाम कुछ और होता, लिहाजा उसने सिर्फ इसको नौकरी से निकलवाने में इत्तेफा किया। दूसरा केस नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनीज का सबसे पहले इंकशाफ कामरान खान और हामिद मीर ने किया था। इस जुर्म की पादाश में हामिद मीर को नवाज शरीफ ने अपने घर खाने पर बुलाया और खाने के बाद इसको धमकी दी कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे, वरना इसके एडिटर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हामिद मीर ने वो बात नहीं मानी तो उसके एडिटर को वाकई गिरफ्तार किया गया और हामिद मीर को वो नौकरी छोड़नी पड़ी। सुनते हैं हामिद मीर की अपनी जुबानी कि यह असल वाकया हुआ क्या था। जब लिख दिया ये वो केस है जिसमें एडमिरल मंसूरुल हक को सजा हुई, ये वो केस है जिसमें कि आसिफ जरदारी साहब पकड़े गए, लेकिन 94 में जब मैंने लिखा तो मेरी उस स्टोरी को झूठा करार देके तो आसिफ जरदारी के प्रेशर पे मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अब मैं जब जॉब से निकला तो क्या हुआ मेरे साथ, जॉब से मैं निकला लेकिन जो रीडर्स थे और जो सोसाइटी थी उसने मुझे एनकरेज किया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में सच बोलना एक मुश्किल काम है, लेकिन इस मुल्क के जो लोग हैं, आम आदमी जो कि इस मुल्क के करप्ट सिस्टम का विक्टिम है, जिसको इस मुल्क की करप्शन की वजह से नुकसान होता है, वो सच सुनना चाहता है। तो ये एनकरेजमेंट थी। तो मेरी जॉब चली गई, मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ। 2-3 साल बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उसके बारे में लिखा तो एक दिन उसने मुझे बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुबह सुबह मुझे कॉल आई, जी प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। चला गया जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मुझे पराठा और अंडा खिलाया। उसके बाद उन्होंने भी लस्सी पी, मुझे भी कहा लस्सी पियो। मैं लस्सी पीना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं आप लस्सी पिए। फिर उन्होंने खुद भी लस्सी के 2 गिलास पिए और डकार मारा और उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो क्यों, आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी पिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मैंने समझा ये नवाज शरीफ, जैसा कि आपने सुना कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने हामिद मीर के साथ कैसे ज्यादती की, इसके बावजूद आज ये ना सिर्फ उनके साथ खड़ा है बल्कि उनका सबसे बड़ा वकील है। इमरान खान के बुग़्ज़ में चोरों के साथ मिलने वाला ये शख्स खुद कभी भी ईमानदार नहीं रहा, ये शुरू से ही झूठा था। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। 2007 में जब लाल मस्जिद जामिया अफसा ऑपरेशन परवेज मुशर्रफ ने किया तो उसकी पहले हामिद मीर बहुत ज्यादा एक्टिव था, इसलिए कि लाल मस्जिद ऑपरेशन किया जाए। बकौल हामिद मीर के वहां पर दहशत गर्दों का कब्जा था और वहां पर ऑपरेशन होना नागज़ीर था कि दारुल हुकूमत के ऐन वस्त में वाकया ये जगह असलहा से भरी हुई थी।
मुझे याद है मैंने खुद हामिद मीर के उस वक्त के प्रोग्राम सुने थे जिसमें ये ना सिर्फ बाकायदा उकसाता था बल्कि हुकूमत को ताने देता था कि कैसे वो रियासत के अंदर एक और रियासत कायम करने की इजाजत दे रहे हैं। यहाँ आप परवेज मुशर्रफ साहब की जुबानी सुनेंगे कि जब उन्होंने हामिद मीर से बात करते हुए कहा कि यार तुम ऑपरेशन की बात करते हो और उसमें कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी और तुम हमें बातें सुनाओगे, इसने वादा किया कि ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा। मगर उसके बाद हामिद मीर ने जैसी मनगढ़ंत कहानियां उस ऑपरेशन के बारे में सुनाई, अल अमान अल हफीज, इतना ज्यादा झूठ इसने बोला। उसमें जामिया हिफ्जा में फास्फोरस बम मारने तक वाला किस्सा हामिद मीर का गढ़ा हुआ है, हालांकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। जामिया हिफ्सा पे कोई फास्फोरस बम नहीं मारे गए थे और अगर वहां पे बकौल हामिद मीर के इतनी ज्यादा तालिबात का कत्लेआम हुआ था तो आज तक उन तालिबात में से किसी एक के भी पेरेंट्स ने आगे आकर क्यों नहीं बोला कि हमारी बच्ची यहाँ पढ़ती थी और वो लापता है। आइए सुनते हैं परवेज मुशर्रफ साहब हामिद मीर के बारे में क्या कह रहे हैं। इतना इलीगल वेपन है, इतना इलीगल आदमी है, वो आपकी कौन सी मजबूरी थी कि 1 साल या 1.5 साल उनको पालते रहे आप लोग? ये लाल मत नहीं, ये तो हामिद मीर भी हुआ था मेरे ख्याल में, उसी पर था वो जी। हाँ, उसको ये फिर आपको याद होगा उसने क्या सवाल किया, उसने किया था, आपको गारंटी देते हैं हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैंने उसे कहा था कि मैं अभी करता हूँ और कैजुअलिटीज फिर होंगी ना वहाँ तो फिर तुम ही मेरे अगेंस्ट बोलना शुरू कर दो। उसने कहा था मैं मुझे नहीं बोलेंगे, यही कहा था। अब देखो सबसे ज्यादा क्या जी, आपने परवेज मुशर्रफ साहब के ख्यालात सुने कि हामिद मीर कितना झूठा और बेशरम शख्स है। यहीं पर आपको एक और बेगैरत शख्स बैठा नजर आया जो परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू कर रहा था। उसका नाम मुबशर लुकमान है। ये मत समझिए कि मैं इसको भूल चुका हूँ, इसकी क्लास दोबारा होगी, कल हम इसके ऊपर दोबारा एक नया वीलॉग करेंगे। मैं आपको इसकी मजीद मकरू शक्ल दिखाऊंगा। इन शर्मों को हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हम घरों तक पहुंचा कर आएंगे। अब देखिए आगे हम इनके साथ करते क्या है। ये तो थी माजी की बातें, अब आते हैं जरा हाल की तरफ। मैं आपको एक इसका मोस्ट रिसेंट किस्सा सुनाता हूँ कि कैसे ये ब्लैकमेलर्स माफिया और इसके डॉन, जियो चैनल, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, ये सब ब्लैकमेलर्स माफिया, ये पूरे कार्टल्स बने हुए हैं। इन चैनल्स के अंदर काम करने वाले लोगों का भी अगर आप देखिए तो उनको पहले बकायदा फेम दिलाया जाता है, उनकी पहले साख बनाई जाती है, उसके बाद उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके एक प्रोपेगेंडा ग्रुप बनता है। जब उनकी असर रसूख अवाम तक पहुंच जाता है, वो जानी पहचानी शख्सियत बन जाते हैं, तो फिर उनको रायामा हमवार करने के लिए काम पर लगाया जाता है। अब देखेंगे इन तमाम चैनल्स के जो मुलाजमीन हैं, मैं थोड़ा सा मौजू से हट रहा हूं मगर एक जरूरी बात है, इन तमाम चैनल्स के जो मुलाजमीन हैं, हर मुलाजिम किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होगा, वो बकायदा इनका एजेंडा फैलाएगा। भले वो समान न्यूज है, समान न्यूज तो इस टाइम गटर में जा पड़ा है। मैं इस टाइम समान न्यूज को मैं एक वो गटर का हिस्सा समझता हूं जहां सबसे ज्यादा गलाजत जमा होती है। समान न्यूज के मुलाजिम, जियो न्यूज के मुलाजिम, ये सब इनके कम मुलाजिम नहीं है। 300, 400, 500 लोग इनके अंडर काम करते हैं। ये बाकायदा कैंपेन चलाते हैं और जब इतने ज्यादा लोग जो पॉपुलैरिटी भी रखते हो एक खास मकसद के तहत कैंपेन चलाएं तो उसमें कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल होती है। ये लोग उस काम पर लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक इंतहाई अहम वाकया बताता हूं जो ऑपरेशन रजीम चेंज की रात को वकूफ पजीर हुआ। ऑपरेशन रजीम चेंज जब अपनी तकमील के मराहिल में था और इमरान खान साहब ने सबको एक मुश्किल में डाला हुआ था, वो लास्ट बॉल का इंतजार करवा रहे थे, तो उस वक्त जब किसी को कुछ सुझाई नहीं दिया तो हामिद मीर ने जियो के चैनल पर एक फितनी छोड़ी कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को बरतरफ करने वाले हैं। जैसे ही ये सुनना था, अदालतें खुलनी शुरू हो गईं और एक बाकायदा दरखास्त दाखिल हुई जिसमें इमरान खान साहब को इस इकदाम से मना करने के लिए पटिशन दायर की गई जो एक दिन पहले से तैयार थी। इसका मतलब ये खदशात पहले से इनके जहन में मौजूद थे मगर इसको हवा देने वाला हामिद मीर था। हालांकि इस बात का कोई वजूद नहीं था। इमरान खान साहब ने बाद में वजाहत की और जो मौका पर मौजूद सहाफी थे उन्होंने इस बात की गवाही दी कि ऐसा कोई भी वाकया नहीं होने वाला था। इमरान खान साहब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाले थे। इसके बावजूद हामिद मीर ने एक ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश की जिससे मुल्क में इंतशार फैले। ये जैसे मैं पहले वाजे कर चुका हूं कि ये बहुत बड़ा कार्टेल है। जियो न्यूज, समा न्यूज, दुनिया न्यूज, एक्सप्रेस न्यूज, डॉन न्यूज, आज न्यूज, ये वो चैनल्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हैं और इनको नकेल डालना अजहद जरूरी है। अब मैं आपको कुछ मोटी मोटी मिसालें जो आपने अपनी आंखों से पिछले 4 साल में होती देखी, मैं आपको पिछले 4 साल का ही बताऊंगा और उनको मैं थोड़ा मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा ताकि तवालत ज्यादा ना हो और आप बोर ना हो कि कैसे एक मकरूज शख्स अपना थूका चाटता है,
कैसे एक गटर ज़हनियत शख्स अपने अंदर की गलाजत अवाम को दिखाता है, नेशनल टीवी के ऊपर दिखाता है, और उसको रत्ती बराबर शर्म नहीं आती कि लोग क्या सोचेंगे कि ये शख्स क्या कर रहा है। मगर इनको पैसा इनका भगवान है, ये शर्म हया इज्जत सब बहुत दूर की बातें हैं। ये आप सुनिए कि अगस्त 2018 से अब तक इसने कितने झूठ बोले, और वो तमाम झूठ जो इसने दिन में बोले वो दोपहर में पकड़े गए या शाम तक तो किसी न किसी ने पकड़ ही लिए। तो सुनते हैं नंबर 1। अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब ने खुद को वोट कास्ट किया और उन्होंने खुशी में या जोश में उन्होंने दिखाया वो निशान कि उन्होंने ये वोट डाला है। अब जाहिर बात है एक उम्मीदवार खुद को वोट डाल रहा है, वो किसी और को तो नहीं डालेगा। मगर हामिद मीर ने ये दावा किया कि ये तो इमरान खान साहब ने बैलेट पेपर की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा तो ये नाअहल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अगस्त 2018 में ही शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में हामिद मीर ने दावा किया कि वो इमरान खान साहब को कभी वज़ीर आज़म बनने नहीं देंगे। तो क्या ऐसा हुआ? हामिद मीर का एक और दावा गलत साबित हुआ। फिर 3 अगस्त के महीने में ही इन्होंने एक दावा किया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा नवंबर 2019 में रिटायर हो जाएंगे, जिनके रिटायर होते ही यह हुकूमत भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इतना सच्चा आदमी है कि ना बाजवा गया ना हुकूमत गई। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि हामिद मीर की पेशन गोइयां कितनी जबरदस्त होती हैं। सितंबर 2018 में उन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल होने वाले हैं और बस यह हुकूमत कुछ ही दिनों की मेहमान है। वो दिन और आज का दिन। अक्टूबर 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में इसने दावा किया कि बर्बाद मुईशियत इस हुकूमत को तहस नहस कर देगी, महंगाई का तूफान इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। याद रहे अक्टूबर 2018 में मौजूदा दौर से 60% महंगाई कम थी। मगर मौजूदा हुकूमत के बारे में हामिद मीर से पूछी तो वो कहेगा कि हर तरफ अमन सुकून है, सब सेट है, कोई महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है। दिसंबर 2018 में हामिद मीर ने कहा कि मंजूर पश्तीन आ गया है, मंजूर पश्तीन का समंदर इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। आज वो मंजूर पश्तीन कहाँ है? वो जिनका पिठू था, जिनका वो हिमायती था, आज उन्हीं के साथ बैठा हुआ है, वो हुकूमत में है। जनवरी 2019 में हामिद मीर का दावा था सरदार अख्तर मेंगल अलग होने लगे हैं और बस इसके साथ ही हुकूमत भी खत्म होने वाली है। जूता उठा ले फिर। फरवरी 2019 बालाकोट हमले का दबाव इमरान खान हुकूमत को बहा ले जाएगा। बालाकोट हमले के बाद इमरान खान ने जो इकदामात किए, पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान ने बोलते हैं ना कि कहकर मारा, इंडिया को बता कर मारा, इंडिया को वॉर्न करके मारा। और उनका ना सिर्फ एक पायलट पकड़ा बल्कि उसको वापस भी दिया और कहा कि ये लो अपनी गंद बला, हमें नहीं चाहिए। मार्च 2019 नवाज शरीफ जेल में ज्यादा खतरनाक, इस सबसे जो उसका तारीखी मजाहिया बयान के जेल के अंदर वाला नवाज शरीफ जेल के बाहर वाले नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। यार मेरी जुत्ती के थे। नवाज शरीफ जेल में ज्यादा खतरनाक है, वो जेल में रहते हुए इस हुकूमत को उल्ट देगा। पता नहीं उसने हुकूमत उल्टी या नहीं, बहरहाल अपनी उसकी उल्टियां जेल में जारी थी। मार्च 2019 मरियम नवाज ऐसा अवामी लश्कर लाने वाली हैं जो इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। ना वो आज तक लश्कर आया, ना वो कोई और चीज। अमेरिका ने मदद कर दी तो इन बेचारों का दाव लग गया, वरना वो लाओ लश्कर सिर्फ वटे मारने वाले थे, गुल्लू भट्ट टाइप। अप्रैल 2019 वो मशहूर मारूफ धरना जिसमें हामिद मीर साहब खुद खाकी वर्दियां पहनकर तकरीरें करते रहे। फजल रहमान का धरना इस हुकूमत को समंदर में फेंक देगा। यार कैसे जितनी वैसे मैं बता चुका हूं ना, इसको यहीं पे गैरत से मर जाना चाहिए था। इससे आगे जिंदा रहना हामिद मीर का बोनस है, वरना कोई आम एक होता ना कि थोड़ा सा शर्म हया वाला, तो ये इधर 2019 में वो खाकी वर्दियां पहन के जब इसने वो पपियां दी थी वहां पे खाकसारों को, और तोबा तोबा वो अगर वो पता नहीं शिकों पे अमल हो जाता तो। बहरहाल ये नहीं मरते, ये बेगैरत लोग हैं, ये नहीं मरते, इनकी शैतान जितनी उम्र है। मई 2019 आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। आसिफ जरदारी गिरफ्तार भी हुआ, उसने अंदर छतर भी खाए, कुछ नहीं हुआ। जुलाई 2019 सादिक संजरानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे। जियो ने भी खबर चला दी। आपको याद होगा कि ये खबर फिर जियो ने भी चलाई। तहरीक अदम एतमाद सादिक संजरानी के खिलाफ पेश हुई थी कि ये उनको एतमाद का वोट लेना था, तो जियो ने भी खबर चला दी, मगर बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी, वो तहरीक नाकाम हो गई थी। अगस्त 2019 कश्मीर इशू इमरान खान की हुकूमत खत्म कर देगा। तो आज तो कश्मीर इशू हल हो गया होगा। कश्मीर में दोस्ती और यारी और हमने आजाद करवा लिया और मोदी से भी यारियां, सब कुछ चल रहा है, ट्रेडिंग भी और मरियम सफदर की मशीनरियां भी। केड़ा कश्मीर थे, किथों आया कश्मीर। इमरान खान ये अगस्त 2019 में दोबारा मौजूद ने बोला, इमरान खान जरदारी को रातों को उठा कर एनआरओ मांगते हैं और माफिया मांगते हैं कि जरदारी साहब मुझे माफ कर दें। ये वही बकवास है जो उन्होंने अभी दोबारा रिसेंटली एक वो गलत सलत सी वो मलिक रियाज और जरदारी की कॉल लीक की थी, और उसमें इन लोगों ने बोला था कि जी वो जरदारी से इमरान खान
माफिया मांग रहा है और उसको बोल रहा है मुझे एनआरओ दिलाओ। जरदारी की औकात है वो किसी को माफ करे? एक वो थर्ड क्लास ब्लैकमेलर डॉन कराची में रहने वाला, जिसका काम सिर्फ ये है कि जिसकी जो कीमत लगे उसके आगे पैसा फेंक दो। वो 10 रुपए वाली चीज की कीमत 15 रुपए लगा के खरीद लेगा, वरना उस सियासत और उसको बोलते हैं जी जरदारी भारी, 2 टके की उस आदमी की औकात नहीं है। मैं उसको सियासतदान ही नहीं मानता। वो एक शातिर आदमी जरूर है मगर वो सियासतदान नहीं है। अगस्त 2019 फिर आ गया। नवाज शरीफ ने इमरान खान को एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। ये अब इसने 2 जगह बोला, जरदारी ने भी एनआरओ नहीं दिया, आज नवाज शरीफ ने भी एनआरओ नहीं दिया। और आज 2022 में हम ये पूरा पाकिस्तान गवाह है कि एनआरओ किन लोगों को मिला है और कैसे मिला है। इमरान खान इनको एनआरओ नहीं दे रहा था। एक और जूता इस चवल के मुंह पे। सितंबर 2019 मौलाना के धरने में नून लीग के लोग भी शामिल होंगे जो मौलाना को इस्तीफे के बगैर उठने नहीं देंगे। मौलाना का प्लान इस हुकूमत को खत्म कर देगा। ना वो मौलाना रहा ना वो प्लान रहे। खैर अच्छा, एक बात मैं आपको वाजे कर दूं कि उस मौलाना के धरने में कोई ना कोई अमल दखल जरूर था उन हलकों का जो किसी वजह से रुक गए, वरना मौलाना को लाया गारंटी पर गया था। ये इसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का 2019 का धरना बिला वजह नहीं था। एक तो वो एक्सटेंशन के रोले में और उसके बाद फिर कोविड आ गया। अक्टूबर 2019 मौलाना का प्लान सी हुकूमत को खत्म कर देगा। मौलाना का प्लान ABCD 3D वो सब जो उनसे वो एक वजारत की मार थे। वजारत उसको मिल गई, जैसे वो एक आप कुत्ते को हड्डी डाल दें, उसको बस दे दी हड्डी। नवंबर 2019 अदलिया इस हुकूमत के खिलाफ हो गई है। अब इमरान खान हुकूमत अपनी खैर मनाए। खैर ये तो भोगी मारी इसने। अच्छा, उसी महीने में इसने एक नहीं मौलाना अब 3-3 इस्तीफे लेकर जाएंगे। वो पता नहीं केड़े इस्तीफे थे। अभी फॉरेन फंडिंग केस एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज हो गई, चौधरी बरादरान भी नाराज हो गए, MQM भी नाराज हो गई। इमरान खान का दी एंड होने वाला है। बेशर्म आदमी। फिर उसके बाद इसने एक कॉलम लिखा। वो कॉलम इतना बेहुदा था, इसकी मैं मजीद बेगैरतियां मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं इनको ठपता हूँ इधर ही। एक तो लंबा हो गया बहुत ज्यादा, और दूसरे इसकी जितनी आपने अभी तक बातें सुनी हैं ये सब की सब गलत साबित हुई हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें एक बकायदा इस बारे में तहकीक करनी चाहिए कि इतना बेशरम और इतना घटिया आदमी जिसको हमने अपने नेशनल टीवी पर जगह दी हुई है, हमारे बच्चे देखते हैं, वो छोटे भाई बहन हमारे बड़े, मतलब कि मुझे वो टेंशन नहीं है, मुझे बच्चों की है, स्कूलों के बच्चे, यूनिवर्सिटियों के बच्चे जब ऐसे घटिया और बेशरम किरदारों को फलता फूलता देखते हैं, इनकी वो अप्रोच देखते हैं, तो उनके जहनों पे क्या असर होगा कि ये किस तरह के लोग हमारे मुल्क में कामयाब हैं। नवाज शरीफ चोर, जरदारी चोर, मीडिया चोर, एंकर चोर, पुलिस वाले चोर, अल्लाह माफ करे तो एक और महकमा वो भी चोर। तो ये इन सब चोरों के बीच में हम अपने आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहे हैं कि ये हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाएंगे। इस वक्त जो काम है, या तो हमें पाकिस्तान बचा लेना है, तो खुदा न खास्ता हम सब कुछ खो बैठेंगे। फिर वो पाकिस्तान वो वाला पाकिस्तान नहीं रहेगा, वरना मुल्क तो सूडान, कीनिया, शाम, लिबिया, मुल्क तो ये भी है और अभी भी कायम है। मगर क्या ये मुल्क हैं? क्या वाकई ये मुल्क हैं? और क्या हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए? ये फैसला अब हम लोगों ने करना है। ये फैसला अब जब तक अवाम नहीं करेगी, आप खुद से नहीं खड़े होंगे, तो कोई बाहर से आके अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है। बस आपके पास यही मौका है, इसको पकड़ लीजिए। नहीं पकड़ेंगे तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसी कोई बात सोचना भी नहीं चाहता, अल्लाह ना करे। बाकी अल्लाह सुब्हानो तआला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।